हेलो गाइस, हम आपका 9th अध्याय कर रहे थे। ठीक है, ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये आपका इग्नू का है, इसका कोड है BHD106 या फिर EHD06। ठीक है, ये एक ही है, एक पुराना कोड है, एक नया कोड है, तो ये की सब्जेक्ट है। ये इसके हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये चैप्टर आपका है हिंदी भाषा की अवधारणा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, पहला फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिए इस वाले चैप्टर का। और बाकी भी 8th अध्याय तक अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज इसके बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं। ये हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आज हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत के भाषा के रूप में हिंदी की विभिन्न भूमिकाओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, भाषा के रूप में हिंदी की विभिन्न भूमिकाएं क्या क्या हैं। ठीक है, भाषा के रूप में हिंदी की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना यहाँ पूछा है कि इनके बारे में बताइए, इनकी विवेचना कीजिए। तो ये क्या है, विभिन्न भूमिकाओं में हिंदी भाषा के विभिन्न नाम हो जाते हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि विभिन्न भूमिकाओं में हिंदी भाषा के विभिन्न नाम हो जाते हैं, हिंदी भाषा के अलग अलग नाम हो जाते हैं और इनसे कुछ हद तक विविधता भी पैदा हो जाती है। ठीक है, और इनमें कुछ हद तक क्या होता है, इसमें कुछ हद तक विविधता भी पैदा हो जाती है। हिंदी का अखिल भारतीय रूप वास्तव में वह रूप है जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का जो अखिल भारतीय रूप है उसे क्या कहते हैं, वास्तव में उसे ही हिंदुस्तानी कहा जाता है। हर भाषा में हम भाषा की विभिन्न भूमिकाएं देखते हैं। ठीक है, हर भाषा में हम भाषा की क्या देखते हैं, विभिन्न भूमिकाएं देखते हैं। हर आधुनिक भाषा की ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में वर्तमान युग में अहम भूमिका है। ठीक है, हर आधुनिक भाषा की, जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, सभी आधुनिक भाषाओं की ज्ञान विज्ञान की जो भाषा के रूप होते हैं, वर्तमान युग में उनकी अहम भूमिका होती है। देश की उन्नति में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, देश उन्नति में जो हिंदी भाषा है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, जिसे हम निम्न तथ्यों द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, पहला है इसका संपर्क भाषा। संपर्क मतलब कनेक्टिविटी की जो भाषा होती है, बातचीत की जो भाषा होती है। ठीक है, तो संपर्क भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। ठीक है, संपर्क भाषा का क्या अर्थ है, संपर्क भाषा से मतलब है एक जोड़ने वाली भाषा, जो एक कनेक्टिविटी की भाषा होती है, जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, वह ऐसी भाषा है जो अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों को जोड़ती है। ठीक है, ये ऐसी भाषा है जो अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है, उनके बीच संपर्क स्थापित करने वाली माध्यम बनती है। ठीक है, लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनती है ये भाषा। जब दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऐसी भाषा की जरूरत होती है जिसे वे दोनों समझ सकें। ठीक है, दो ऐसे व्यक्ति जो आपस में बात करेंगे, जो एक दूसरे की भाषा को समझ सकें, तभी बातचीत आगे होगी। अगर एक इंसान को हिंदी आती है और दूसरे को हिंदी नहीं आती है, कोई दूसरी भाषा आती है, तो उनके बीच में कनेक्टिविटी, उनके बीच में संपर्क स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी को बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति आपस में बातचीत अगर करना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऐसी भाषा की जरूरत होगी जो कि दोनों को आती हो, वो दोनों आपस में उस भाषा को समझते हों। ठीक है, तभी उनके बीच की बातचीत आगे बढ़ सकती है। ऐसी भाषा उन दोनों में से किसी एक की भाषा हो सकती है।
ठीक है, उन दोनों में से अगर ऐसी भाषा किसी एक की भाषा हो सकती है, अर्थात कोई तीसरी भाषा भी हो सकती है, या संपर्क केवल बातचीत के स्तर तक ही सीमित ना होकर व्यवहार के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत होता है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र और व्यापार का क्षेत्र आदि। ठीक है, तो अगर ऐसे दो लोग हैं जिनके बीच भाषाएं दोनों की अलग अलग हैं, तो एक तीसरी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो कि दोनों की भाषाओं को समझता हो और वो ट्रांसलेट करके बता सके। ठीक है, जैसे कई बार आपने टीवी में देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कई दूसरे देश में जाते हैं, वो अगर हिंदी में बोलते हैं और दूसरे देश वाले में वो अपनी भाषा लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति बीच में होता है जो एक दूसरे की बातचीत को उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके बताता है। ठीक है, संपर्क भाषा का एक और व्यापक अर्थ भी है। ठीक है, जो संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा का एक और व्यापक रूप भी है शासन के विभिन्न अंगों में। ठीक है, शासन के विभिन्न अंगों में पूरे देश को जोड़ने के लिए, जो कि पूरे देश को जोड़ी जा सके। ठीक है, संपर्क भाषा का एक ये भी अर्थ होता है, एक व्यापक अर्थ है कि शासन के विभिन्न अंगों को, पूरे देश को जोड़ने के लिए हमने राजभाषा को अपनाया है। ठीक है, पूरे देश को जोड़ने के लिए हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है। इस प्रकार राजभाषा औपचारिक रूप से देश की संपर्क भाषा है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजभाषा है वो औपचारिक रूप से देश की संपर्क भाषा में आती है। संपर्क भाषा का एक और व्यापक अर्थ भी होता है। ठीक है, संपर्क भाषा का एक और व्यापक अर्थ है शासन के विभिन्न अंगों में पूरी तरह से जुड़ने के लिए। ठीक है, जैसे जितनी भी शासन के अलग अलग अंग हैं, सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है ये संपर्क भाषा। हमने राजभाषा को अपनाया है और इस रूप में हमने किस भाषा को अपनाया है? राजभाषा को अपनाया है। इस प्रकार राजभाषा औपचारिक रूप से देश की संपर्क भाषा है। ये लाइन रिपीट हुई है। ठीक है, राजभाषा के माध्यम से ही देश के विभिन्न विधायी निकाय एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। ठीक है, राजभाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से विभिन्न विधायी निकाय जो जितने भी हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो सभी एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, कनेक्टिविटी कर पाते हैं। विभिन्न न्यायालय एक समन्वित इकाई के रूप में काम कर पाते हैं। ठीक है, अलग अलग जो न्यायालय भी हैं वो भी एक समन्वित इकाई के रूप में काम कर पाते हैं और देश के विभिन्न कार्यालय एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। ठीक है, देश के जो अलग अलग कार्यालय हैं ये भी एक दूसरे से क्या कर पाते हैं? एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। अनौपचारिक संपर्क के संदर्भ में सबसे पहले पूरे देश के लोगों के परस्पर संपर्क की बात आती है। जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग तब तक एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते जब तक उनके लिए एक भाषाई माध्यम उपलब्ध ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि देश के जो विभिन्न कार्यालय हैं, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट काम होते हैं, वो एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं और अनौपचारिक संपर्क संदर्भ में और अनौपचारिक जो संपर्क के संदर्भ में सबसे पहले पूरे देश के लोगों जो लोग हैं कि परस्पर संपर्क की बात आती है। ठीक है, और यहीं अगर हम ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की आपको पता होगा कि यहाँ की भाषा अलग है। अगर वहाँ से नहीं है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे वहाँ की भाषा को। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग तब वो एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते जब तक कि एक दूसरे से संपर्क तक नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक उनके पास भाषाई माध्यम उपलब्ध ना हो। ठीक है, कब तक वो संपर्क नहीं कर सकते? जब तक उनके पास कोई ना कोई भाषाई माध्यम ना हो। आमतौर पर लोगों में संपर्क हिंदी के माध्यम से ही
हो पाता है। ठीक है, आमतौर पर संपर्क का एक माध्यम हमारे यहाँ है जो कि हिंदी है। हिंदी लगभग हमारे देश में सभी लोग जानते हैं। इस समय हिंदी देश के लोगों के बीच संपर्क भाषा बनी हुई है। ठीक है, जो हिंदी है हमारे देश की, वो लगभग सभी लोगों के बीच में एक संपर्क की भाषा बनी हुई है। विदेशों के प्रवासी भारतीय कामकाज के लिए वहां की भाषा को अपनाकर अपने सांस्कृतिक वातावरण में एक साथ आते हैं। ठीक है, जो विदेशों में हमारे देश से गए हुए लोग हैं, जो जॉब करने के लिए गए हुए हैं, तो विदेशों में जो प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय का मतलब जो हमारे देश से विदेश चले गए हैं जॉब के उद्देश्य से, ठीक है, जॉब करने के लिए, उन्होंने वहाँ की कामकाज की भाषा को तो अपना लिया है, क्योंकि कामकाज तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही होगा, वहाँ की भाषा में ही होगा। तो भारतीय कामकाज के लिए वहाँ की भाषा को अपनाकर अपनी सांस्कृतिक वातावरण में एक साथ आते हैं। ठीक है, फिर भी उनकी जो बातचीत की भाषा है वो अपनी ही है। ठीक है, तो हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाते हैं। ठीक है, वो वहाँ भी जब जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग, इंडिया से वहाँ बाहर गए हैं, जो भी जितने प्रवासी भारतीय हैं, वहाँ उनके बीच में जो संपर्क की भाषा है वो हिंदी ही बनी हुई है। ठीक है, लोग हिंदी के माध्यम से तभी संपर्क कर सकते हैं जब उन्हें थोड़ी हिंदी आती हो। ठीक है, हिंदी या कोई भी भाषा हो, वो संपर्क की, कनेक्टिविटी की तभी वो भाषा बन सकती है जब दोनों को थोड़ी थोड़ी आती हो, समझ में, एटलीस्ट कम से कम समझ में आती हो, है ना। तो उसी कहना है कि जब उन्हें थोड़ी हिंदी आती हो। इस दृष्टि से इस शताब्दी के आरंभ से ही एक व्यापक आंदोलन सा चला है। जब से ये सदी स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये शताब्दी जब से स्टार्ट हुई है, तब से एक व्यापक आंदोलन सा चला है कि स्कूली शिक्षा और स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं, जो स्कूली शिक्षा जो दी जाती है और स्वैच्छिक हिंदी जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के कारण देश के कोने कोने में लोगों ने हिंदी सीखी और इसका प्रचार किया है। ठीक है, लोगों ने, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं और संस्थाएं हैं, उन सभी ने हिंदी को सिखाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। इसके अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी की फिल्मों और फिल्मों के गानों का योगदान भी इतना ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, जो हमारी हिंदी फिल्में हैं और हिंदी गाने हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है हिंदी के प्रचार प्रसार में। फिल्मों का स्तर जो भी हो, ठीक है, फिल्मों का स्तर से मतलब नहीं है कि इनका स्तर क्या है, फिल्म अच्छी है, बुरी है, ठीक है, हमें पसंद है या नहीं पसंद है, मतलब इस बात से है कि इसने हिंदी भाषा को किस तरह से, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में, उसके प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरे भारत में जगह जगह हिंदी की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, हिंदी की फिल्में पूरे भारत में ही जगह जगह प्रदर्शित की जाती हैं और पसंद भी की जाती हैं। ठीक है, हिंदी की फिल्में सभी लोग पसंद करते हैं। अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के जो अनुच्छेद 351 अनुच्छेद जो है संविधान का, संविधान के 351वें अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की सामाजिक संस्कृति की वाहक है। ठीक है, हिंदी देश की सामाजिक संस्कृति की क्या है, वाहक है। हिंदी की ये भूमिका कुछ हद तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कराती है। और हिंदी की जो यही भूमिका है, हिंदी की यही भूमिका जो है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिलाती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है, ठीक है, और राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश को जोड़ती है। राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो कि देश को जोड़ने का काम करती है। देश के विभिन्न साहित्यों और विभिन्न संस्कृतियों का माध्यम बनती है। ठीक है, जो कि देश के विभिन्न साहित्यों और विभिन्न संस्कृतियों का माध्यम बनती है और लोग इसे मन से अपनाते हैं। ठीक है, और लोग इस भाषा को अपने मन से खुशी खुशी अपनाते हैं। हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा कहलाने लायक वह गुण है। ठीक है, हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा कहलाने लायक वह गुण है जो संपर्क भाषा हिंदी से पैदा हुआ है। ठीक है, किससे पैदा हुआ है? संपर्क भाषा हिंदी से पैदा हुआ है। राजभाषा,
ठीक है। राजभाषा हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, हिंदी जो है भारत की राजभाषा है जिसका उल्लेख कहाँ हुआ है? संविधान में हुआ है। राजभाषा की भूमिका में हिंदी एक केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है। ठीक है, राजभाषा की भूमिका में जो हिंदी है वो केंद्र सरकार के जो कामकाज की भाषा है, उनके कार्यालयों की भाषा है, उनके ऑफिस की भाषा है, वो उसकी भूमिका निभाती है हिंदी। राज्यों के विधानमंडलों और संसद को अभिलेखों जो रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ के रिकॉर्ड्स के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है। ठीक है, और जो राज्य होते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ कितने स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट जो होते हैं हमारे यहाँ 28 स्टेट जो है अलग अलग। तो राज्यों के विधानमंडलों, सबकी अपनी विधानसभाएं, विधानमंडल होते हैं ना, तो उनके जो विधानमंडल है और संसद को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने का काम करती है। देश के कानून की भाषा, और ये देश के कानून की भाषा भी है। ठीक है, हिंदी क्या है? देश के कानून की भाषा है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है। ठीक है, और जो हिंदी भाषा है वो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों को अभिलेखों के स्तर पर भी जोड़ने का काम करती है। राजभाषा विशिष्ट कार्य क्षेत्रों की भाषा है। ठीक है, और जो राजभाषा है वो विशिष्ट कार्य क्षेत्रों की भाषा है, इसलिए इसकी शब्दावली समान बोलचाल की शब्दावली से भिन्न होती है। ठीक है, यही कारण है कि इसकी जो शब्दावली है वो समान बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग होती है। हिंदी की राजभाषा के रूप में विकसित करने के दौरान राजभाषा हिंदी का स्वरूप भी विकसित किया गया है। ठीक है, हिंदी के राजभाषा के रूप में विकसित करने के दौरान राजभाषा हिंदी का स्वरूप भी क्या किया गया है? विकसित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो यूनेस्को के अनुसार राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है। ठीक है, यूनेस्को ने क्या बताया? राजभाषा की क्या इन्होंने परिभाषा दी है कि राजभाषा को, जो राजभाषा है, राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो। ठीक है, राजभाषा किसे कहा जाता है? इनके अनुसार राजभाषा की इन्होंने परिभाषा दी है वो सरकारी कामकाज की भाषा कहा है इन्होंने, कि राजभाषा वो भाषा है जो सरकारी कामकाज के रूप में जिसे स्वीकार किया जाता है और शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती है। ठीक है, जिससे कि सरकार के बीच, शासन के बीच और जनता के बीच संपर्क स्थापित होता है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रयोजन मूलक भाषा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? प्रयोजन मूलक भाषा। हिंदी भाषा एक जन समुदाय की व्यवहार की भाषा है। जो हिंदी भाषा है वो जन समुदाय की व्यवहार की भाषा है। भाषा के कुछ प्रमुख इसके कुछ प्रमुख प्रयोजन है। ठीक है, क्षेत्र है, इसके कुछ प्रयोजनात्मक क्षेत्र भी हैं, जैसे कि ज्ञान विज्ञान। ठीक है, जैसे कि ज्ञान विज्ञान की भाषा और माध्यम की भाषा। ठीक है, ज्ञान विज्ञान की भाषा और माध्यम की भाषा, विधि की भाषा, विधि मतलब कानून की भाषा। ठीक है, प्रशासन की भाषा और विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा। ठीक है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा, जनसंचार की भाषा, और क्या है? जनसंचार की भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा की भूमिका एक युगीन आवश्यकता है। ठीक है, जो प्रयोजन मूलक भाषा की भूमिका क्या है? एक यौगिक आवश्यकता है। बहुत से साहित्यकार स्वतः सुखाए लिखते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जो स्वतः सुखाए लिखते हैं, अर्थात साहित्य रचना
आजीविका के रूप में नहीं होती। ठीक है, जो साहित्य रचना है ये आजीविका के रूप में नहीं होती, बल्कि लोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की भावना से लिखते हैं। ठीक है, लोग किस भावना से लिखते हैं, वो उनका उद्देश्य होता है लिखने का कि वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके। प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र गहरे रूप से आजीविका से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र हैं वो आजीविका से जुड़े हुए होते हैं। कोई पत्रकार है, जैसे कि कोई पत्रकार है, जन संचार की भाषा का अर्जन करेगा। ठीक है, जो पत्रकार है वो क्या करेगा, पत्रकार जन संचार की भाषा का प्रयोग करेगा और कोई उसे विकसित करेगा। ठीक है, कोई उसे विकसित करेगा और आम आदमी सिर्फ जन संचार की भाषा से सूचना प्राप्त करेगा या मनोरंजन करने तक ही अपने को सीमित रखेगा। ठीक है, जो आम आदमी है वो क्या करेगा, वो सिर्फ या तो उससे ज्ञान अर्जित करेगा या मनोरंजन उसके लिए है वो। ठीक है, इस प्रकार आधुनिक युग में भाषा के माध्यम से काम करने वाले लोगों के लिए कई द्वार खुले हुए हैं। ठीक है, यही कारण है कि भाषा के माध्यम से भी अगर इंसान वर्क कर रहा है तो उसके लिए भी कई अवसर हैं, कई द्वार खुले हुए हैं। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग, जो प्रयोजन मूलक जो भाषा है, इसका प्रश्न औपचारिक भाषा का क्षेत्र है। इसे हम औपचारिक भाषा का क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके लिए इस भाषा को विकसित करना, ठीक है, इसके लिए इस भाषा का विकास करना होगा, विकसित करना, इस क्षेत्र में लोगों को तैयार करना। ठीक है, इस क्षेत्र में भाषा का विकास करना, लोगों को तैयार करना और भाषा के माध्यम से उन क्षेत्रों में काम को आगे बढ़ाना। ठीक है, भाषा के माध्यम से उन क्षेत्रों में हम काम को आगे बढ़ाना आदि प्रयोजन मूलक भाषा के संदर्भ में आवश्यक सोपान है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाषा से क्या क्या होता था। पहले एक तो ये है कि ये सिर्फ ये आजीविका का साधन नहीं होती थी, लोग सिर्फ अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम किया करते थे। फिर भाषा को लोग आजीविका के रूप में लेकर आए, जैसे लेखक हैं, जैसे पत्रकार वगैरह हैं। ठीक है, ये जन संचार की भाषा का अर्जन किया इन्होंने। ठीक है, किसी ने इस पर काम किया, किसी ने लिखने का काम किया। ठीक है, और दूसरे जो आम इंसान है उसने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया या इससे, या फिर मनोरंजन के लिए इसे यूज किया। ठीक है, वर्तमान युग में भारत की लगभग सारी भाषाएं प्रयोजन मूलक हैं। ठीक है, आज के टाइम में लगभग जितनी भाषाएं यूज हो रही हैं वो सभी प्रयोजन मूलक हैं। ठीक है, सबका उपयोग हम जीविका अर्जन के लिए कर रहे हैं। सभी भाषाओं के माध्यम से ऊपर के सभी प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। ठीक है, सभी भाषाओं में आजकल काम हो रहे हैं। आप अखबार ही देखें, न्यूज़पेपर ही देखें तो सारी भाषाओं में आते हैं। ठीक है, ऐसी मैगजीन है, सारी भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। हिंदी का प्रयोजन मूलक पक्ष और सब भाषाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। ठीक है, बाकी जो भाषा है उनकी तुलना में जो हिंदी है वो ज्यादा बाकी भाषाओं की अपेक्षा में हिंदी ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र काफी बड़ा है। क्योंकि हिंदी का जो संपर्क क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। यही कारण है कि हिंदी को प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में विकसित करने में अहिंदी भाषियों से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। जो हिंदी नहीं जानते हैं उनसे भी सहयोग प्राप्त होता है और अहिंदी भाषी व्यक्ति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ठीक है, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भाषा में क्या है, हिंदी की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, हिंदी की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भाषा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में बोली जाती है। ठीक है, जो हिंदी है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी कई देशों में बोली जाने वाली भाषा है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर आदि
देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय रहते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर आदि जो देश हैं इनमें भारतीय बड़ी मात्रा में रहते हैं। इन देशों में इन लोगों को हिंदी के माध्यम से काम करने के कई साधन मिल जाते हैं। ठीक है, इन देशों में ये लोग हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी का इस्तेमाल करके काम करने के लिए कई अवसर मिलते हैं। पत्रिकाओं का प्रकाशन, जैसे कि पत्रिकाओं का प्रकाशन हो गया। ठीक है, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से कार्यक्रम, शिक्षा में और सांस्कृतिक धरातल पर हिंदी आदि क्षेत्रों में लोग हिंदी का व्यवहार करते हैं। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में लोग हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल में हिंदी समझी और बोली जाती है। ठीक है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और नेपाल, यहाँ भी हिंदी समझी और बोली जाती है। पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों की लोकल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन भाषिक एकता के कारण उसे हिंदी भाषा बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों को भी जो हिंदी भाषा है वो अच्छी तरह समझ में आती है। इसी तरह हिंदी भाषा अंतरराष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, यही कारण है कि जो हिंदी भाषा है वो अंतरराष्ट्रीय जगत में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी महत्व के कारण विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है। ठीक है, यही कारण है कि जो विदेशों में लगभग, बताइए बहुत बड़ी संख्या है, 150 विश्वविद्यालय। ठीक है, विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर हिंदी के अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है। इस अंतरराष्ट्रीय भूमिका के कारण हिंदी पर यह दायित्व है। ठीक है, क्योंकि हिंदी सिर्फ देश की नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इस अंतरराष्ट्रीय भूमिका के कारण हिंदी का ये दायित्व हो जाता है, ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इन देशों के हिंदी बोलने वाले लोगों की सांस्कृतिक साहित्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पर्याप्त अवसर दे। ठीक है, इन देशों में जो रहने वाले लोग हैं, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इनकी संस्कृत और साहित्यिक आवश्यकताओं को इसे पूरा करना चाहिए। इन सब लोगों को हिंदी के मंच पर एकत्र करें। ठीक है, और इन सभी लोगों को हिंदी के मंच पर इकट्ठा करना चाहिए। तो इसलिए हिंदी की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ देश की भाषा ना होकर ये अंतरराष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 9th चैप्टर खत्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इग्नू के किसी भी सब्जेक्ट का आप मुझसे वीडियो बनवा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।